हाय फ्रेंड्स, एबीएफएम के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग। और हाँ, जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना, ये आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए थे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर आपके इन क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज के लिए, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब है आपकी जो कंपनी है, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी के शेयर है, तो आप अपनी कंपनी की बहुत तारीफ कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, ताकि लोग आपकी कंपनी के शेयर्स में, आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट लेने लगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके अंदर, आपकी कंपनी के अंदर वो बात नहीं है, लेकिन आप अपनी कंपनी की तारीफ कर करके गलत सलत डेटा आप दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से दे रहे हैं ताकि जो शेयर होल्डर है, जो आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदेगा, उसको आप इस तरह से अपनी कंपनी का इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं कि शेयर होल्डर को इस तरह की फीलिंग आएगी कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा रन कर रही है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब गलत पिक्चर देके अपनी कंपनी की गलत इमेज बता, सही जो बात है वो नहीं, जो फैक्ट्स है उसको छुपा के आप गलत बात बता रहे हैं। मतलब कंपनी की तो आप तारीफ कर रहे हैं, बट वो झूठी बात है, वो सच नहीं है। उसके बेसिस पे जो शेयर होल्डर है उनको लगता है कि हाँ, जिस कंपनी में हमने शेयर लिए तो बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो उसी को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। मतलब करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाना, जो करेक्ट पिक्चर आपकी कंपनी की जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको छुपा के अपनी कंपनी की गलत शलत तारीफ करना, बोलना कि हाँ, हमारी कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, हमारी कंपनी का ये प्रोजेक्ट है। तो मतलब एक तारीफ करना और वो झूठी तारीफ करना। ठीक है, तो उसी को बोला जाएगा विंडो ड्रेसिंग। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन सच ए वे। तो आपका कोई लॉस हुआ तो आपने उसको प्रॉफिट दिखा दिया। ठीक है, तो आपने अपने अकाउंट्स में क्या किए, मैनिपुलेशन की है, इस तरह से की है। कंसील विटल फैक्ट्स, जो सही इंफॉर्मेशन है उसको आपने छुपाया है। कंसील का मतलब है छुपाना। एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरह से प्रेजेंट किया, इन सच ए वे, इस तरह से, सो एज टू शो अ बेटर पोजिशन दैट व्हाट एग्जैक्टली एक्चुअली इज। तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, मार्क्स आए उनके 10, उन्होंने एक पीछे से 0 लगा दी। ठीक है, कि 100 में से 100 मार्क्स है। तो इस तरह से आपने भी अपनी कंपनी के लिए झूठ बोला। अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें आपने इस तरह से चेंज किया, मैनिपुलेशंस किया, कि देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ, आप एक अच्छी पोजीशन में है, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा नहीं है। ऑन अकाउंट ऑफ सच ए सिचुएशन, अ पर्टिकुलर हाई और लो रेशियो मे नॉट बी डिफाइंड इंडिकेटर ऑफ ए गुड। तो आपका मैनेजमेंट सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका आपको आइडिया नहीं लग पाता। फॉर एग्जाम्पल, अ हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज जनरली कंसिडर्ड टू बी इंडिकेशंस ऑफ ऑपरेशन। अगर आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो अच्छा है, तो उसका मतलब आपके जो स्टॉक्स है, जो आपके पास जो सामान है, वो बार बार जा रहा है, जैसा तो आप बेच रहे हो, तो ये आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बताता है। बट दिस माइट हैव बीन अचीव बाय अनवांटेड प्राइस रिडक्शन इन और फेलियर टू मेंटेन प्रॉपर स्टॉक ऑफ गुड्स। तो ये इस वजह से भी हो सकता है। आपने अच्छा स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिखाया, इसका मतलब आपके जो स्टॉक्स है वो बार बार बिक रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके स्टॉक्स बिक रहे हैं। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने अपने स्टॉक्स का प्राइस बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एंड फेलियर टू मेंटेन प्रॉपर स्टॉक ऑफ गुड्स, और प्रॉपर आपके पास गुड्स नहीं है, जिसकी वजह से भी ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपने गलत इस तरह से दिखा दिया कि या तो आपने प्राइस कम कर दिया, या आपके पास प्रॉपर स्टॉक्स का जो है, जो गुड्स है उसका स्टॉक ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका टर्नओवर रेशियो ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैनिपुलेट करना डेटा को, जो कि हमें सही पिक्चर ना दे, वही आपका विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था आपका एग्जाम में। व्हाट इज नियो बैंकिंग, ये भी आपका एक नंबर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। नियो बैंकिंग मतलब एक ऐसी बैंक जिसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच ना हो। ठीक है, बैंक विदाउट फिजिकल ब्रांच, नो फिजिकल ब्रांच। तो एक ऐसा बैंक जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच ना हो। तो अगर फिजिकल ब्रांच नहीं है तो फिर वो कैसे काम करती है? बहुत सारी कंपनीज ऐसी है ना, जैसे कि इसमें क्या होगा कि आपका सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा। जैसे आपको अकाउंट चाहिए तो अकाउंट भी आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, घर बैठे बैठे, मोबाइल और इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, कोई भी आपको सर्विस चाहिए, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगा। कोई भी फिजिकल ब्रांच इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको बोला जाता है नियो बैंक है। नियो बैंक इज द बैंक दैट ऑपरेट विदाउट अ फिजिकल ब्रांच। इसका कोई फिजिकल ब्रांच नेटवर्क ही नहीं होता। दैट इज द बैंकिंग बिजनेस इज कंडक्ट इंटायरली ऑनलाइन। तो यहाँ पे 100% काम जो बैंकिंग का होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। नियो बैंक लाइक ट्रेडिशनल बैंक टिपिकली प्रोवाइड अ वाइड, तो जैसे आपके नॉर्मल बैंक होते हैं ना, वैसे ही आपके नियो बैंक भी सर्विसेज आपको देते हैं। नियो बैंक हेल्प विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम ओपनिंग अकाउंट टू डिटरमाइन इंडिविजुअल्स और बिजनेस क्रेडिट। तो ये सारा काम करते हैं, जैसे आपका अकाउंट ओपन करना, आपकी क्रेडिट वर्थिनेस को जानना, तो वो सारा ही काम करते हैं जैसे कि एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक करते हैं। तो नियो बैंक किस कस्टमर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? द कंसेप्ट ऑफ नियो बैंक हैज बिकम अपीलिंग टू टैक्स सेवी पीपल। टैक्स सेवी मतलब आजकल की जो जनरेशन के लोग हैं, जिनको टेक्नोलॉजी बहुत ईजी लगती है, जो कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली लोग हैं। ठीक है, जिनको ब्रांच के, अगर आप आज के जनरेशन की बात करोगे, जो आजकल की जनरेशन, तो उनको आप बोलोगे बैंक जाके विजिट करो बैंकिंग सर्विसेज के लिए, तो वो सोचते कि नहीं, ये काम मोबाइल में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आजकल की जनरेशन टैक्स सेवी है।
तो अभी तो बहुत सारे बैंकों के बहुत सारे ब्रांचेस है, बट फ्यूचर में शायद ऐसा ना हो। फ्यूचर में आपको बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारे बैंक आपको नियो बैंकिंग में मिलेंगे, क्योंकि फ्यूचर में टैक्स सेवी लोग बढ़ते ही जाएंगे। तो वही बोला है कि जो नियो बैंक है, इसका कंसेप्ट उनको ज्यादा अच्छा लगता है जो कि टैक्स सेवी लोग हैं हु प्रेफर मैनेजिंग देयर मनी थ्रू मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स। तो ये वो लोग हैं टैक्स सेवी जो कि जो पैसा है उसको मैनेज करना मोबाइल फोन और टैबलेट की हेल्प से चाहते हैं कि उनका जो जो पैसे का मैनेजमेंट हो इनकी हेल्प से। Some of advantages of neo banking include a simple account opening procedures, lower cost and simple and user friendly interface। तो यहाँ पे जो आपका अकाउंट ओपनिंग है बहुत सिंपल है, इसमें कॉस्ट भी कम है। क्यों? क्योंकि बैंकों की कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। ब्रांच होता तो ब्रांच का रेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी रेंट, फिर बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं ना, वो सारा बैंकों का बचेगा। तो बैंक क्या करेगा, कस्टमर से भी जो है सर्विस चार्ज कम लेगा, तो कस्टमर के लिए भी काफी सस्ता पड़ जाता है। तो वही आपका नियो बैंकिंग, ठीक है। तो नियो बैंकिंग मतलब एक ऐसा बैंक जिसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच ना हो, उसको बोला जाता है नियो बैंकिंग। इससे पहले हमने जो विंडो ड्रेसिंग देखा था वो क्या था, अपनी जो पिक्चर है उसको छुपाना, अपने बारे में अच्छा अच्छा बताना कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, रियल फैक्ट को छुपाना, रियल डेटा को मैनिपुलेट करना, वही होता है हमारा विंडो ड्रेसिंग। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ऑमनी चैनल बैंकिंग क्या होता है? ऑमनी चैनल बैंकिंग, नियो में तो क्या था कि 100% काम ऑनलाइन होगा। ऑमनी चैनल में ऐसा होगा कि चैनल क्या होता है, चैनल मतलब जिसके थ्रू हम बैंकिंग सर्विसेज अवेल करते हैं। जैसे आप ब्रांच विजिट कर रहे हैं फिजिकली, तो ये भी एक चैनल हो गया ब्रांच। ऐसे आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग की हेल्प से अपने मोबाइल से कर रहे हैं, वो भी एक चैनल हो गया इंटरनेट बैंकिंग। बहुत से बैंकों की ऐप है, वो भी एक चैनल हो गया। एटीएम के थ्रू आप कैश निकालते हैं, वो भी एक चैनल हो गया। पीओएस के थ्रू भी आपको बैंकिंग सर्विसेज मिलती है, वो भी एक चैनल हो गया, ठीक है। तो ऑमनी चैनल बैंकिंग क्या होता है एग्जैक्टली? सो ऑमनी चैनल बैंकिंग का क्या मतलब है कि आपको सारे के सारे जो बैंकिंग सर्विसेज है वो आपको हर चैनल में मिल जाएगी। जैसे डिजिटल भी मिल जाएगी और फिजिकल भी मिल जाएगी। न्यू बैंकिंग क्या था, सिर्फ डिजिटल यानी ऑनलाइन सर्विसेज मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें ऑमनी चैनल, ऑमनी मतलब जो चीज हर जगह पे हो, हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है, एवरीवेयर। तो जो आपकी ऑमनी चैनल बैंकिंग होती है उसमें क्या होता है कि आपको बैंकिंग सर्विसेज हर चैनल के थ्रू मिल जाएगी, चाहे आप बात कर लीजिए ऑनलाइन या फिजिकल। यूजर कैन एक्सेस ऑल बैंकिंग सर्विसेज। तो यूजर जो है बैंकिंग सर्विसेज उनको कैसे मिलेगी, वेबसाइट से, मोबाइल की ऐप से, बैंक की ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, कॉल सेंटर भी, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वहां पे भी उनको बैंकिंग सर्विसेज मिल जाएगी। तो कई सारे ऑप्शंस आपके बैंकिंग सर्विसेज के हैं। ऑनली मतलब एवरीथिंग, तो आपको हर तरीके का ऑप्शन मिलेगा। ऑनलाइन भी आप जा सकते हैं, फिजिकल ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, तो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके रहते हैं। वही हमारा ऑमनी चैनल बैंकिंग। व्हाट इज सिंडिकेशन ऑफ लोन, ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा गया था। सिंडिकेशन ऑफ लोन का क्या मतलब है? देखिए, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ठीक है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, इतना बड़े अमाउंट के लोन की जरूरत है। अगर एक बैंक इतने बड़े अमाउंट का लोन देगा और ये पूरा लोन मान लीजिए डूब जाएगा, तो बैंक ही डूब सकता है। तो इस खतरे से बचने के लिए क्या तरीका है कि 2-4 बड़े बड़े बैंक मिलके 1-1 हजार का लोन दे देंगे। मान लीजिए 5 बैंक आए, उन्होंने बोला कि हम पांचों मिलके 1,000 करोड़ का लोन दे देंगे, ठीक है। इसमें से एक लीडर बैंक भी होता है। लीडर बैंक मतलब जो सारे कागज, डॉक्यूमेंटेशन, क्या टर्म्स कंडीशंस रहेगी, वो सारा कुछ रेडी करता है। एक लीडर बैंक भी होता है, लीड बैंक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वही है लोन सिंडिकेशन, मतलब मिलके लोन सिंडिकेशन। मान लीजिए कोई कार लोन, हाउसिंग लोन छोटे मोटे अमाउंट का है, तो वहां पे सिंडिकेशन का कंसेप्ट काम नहीं करता। ये सिर्फ वहीं पे काम करता है जहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट का लोन होता है। तो जनरली बैंक तो लोन के पीछे भागते, बैंक तो यही चाहते हैं ना कि कस्टमर्स हमें मिले जैसा था, हम लोग लोन दे, वही तो बैंक चाहते हैं। बट ये भी तो है, बैंक एक लिमिट तक चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बैंक अपना सारा पैसा एक ही कस्टमर को देते। बैंक हमेशा अपने लोन में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग टाइप के कस्टमर्स को लोन देना चाहते हैं, ताकि अगर एक या दो डिफॉल्ट भी कर जाए तो बाकी तो एटलीस्ट पे करे। अब बड़े अमाउंट का जो लोन है, जैसे मैंने बताया 5,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देना है किसी बिल्डर को। अब इतने बड़े अमाउंट का लोन दे दिया और मान लीजिए वो बिल्डर फेल हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो बैंकों का पूरा पैसा डूब जाएगा और बैंक के डूबने का खतरा बना रहेगा। तो इसीलिए बैंक क्या सोचते हैं, इतना बड़ा अमाउंट का लोन है तो 4-5 बैंक मिलकर इसको लोन देंगे, क्योंकि अगर 5 बैंक है तो सबको 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ सबको देना पड़ेगा, ठीक है, ईच, हर 5 बैंक को। तो इससे क्या होगा कि अगर एक बैंक का डूबेगा तो सिर्फ 1,000 ही करोड़ डूबेगा, ना कि 5,000, ठीक है। तो इससे काफी फर्क पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं सिंडिकेशन ऑफ लोन, जहां पे एक बड़े अमाउंट का लोन 4-5 बैंक मिलकर देते हैं, वही है लोन सिंडिकेशन। The term syndication is used for sharing a long-term loan to a borrower by 2 or more banks। तो कम से कम 2 बैंक इसमें होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन, जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन कैसे चलते हैं, 30 साल, 40 साल, तो 40 साल तक तो बैंकों का पैसा फंसा रह जाएगा ना। अगर सोचिए ज्यादा अमाउंट का बैंक ने पैसा दिया 30 साल या 40 साल के लिए, तो बैंकों का पैसा फंस गया, तब तक बैंक क्या करेगा, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए लोन सिंडिकेशन बैंकों की बहुत अच्छी मदद करता है। इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म का बड़े अमाउंट का लोन है, उसको 2-3 बैंक मिलकर शेयरिंग बेसिस पे देते हैं।
दिस इज अ वे ऑफ शेयरिंग द रिस्क। इसमें क्या हो रहा है, रिस्क की शेयरिंग भी हो रही है। कैसे? अगर एक ही बंदा, एक ही बैंक 5,000 का देगा तो डूबेगा तो पूरा पैसा डूब गया, लेकिन अगर उसने 5 लोगों ने मिलकर दिया तो आपस में उनका रिस्क भी शेयर हो रहा है। तो ये जो आपका लोन सिंडिकेशन है ना, इसमें रिस्क की शेयरिंग हो रही है। एसोसिएटेड विद लेंडिंग टू दैट बोरोवर बाय द बैंक एंड इज जनरली यूज फॉर लार्ज लोन। तो वही लिखा है कि इसमें जो बोरोवर को आप लोन दे रहे हैं उसमें रिस्क जो आप ले रहे हैं उस रिस्क की शेयरिंग हो जाती है सिंडिकेशन ऑफ लोन की हेड से। और इसमें क्या होता है, जनरली जो लार्ज अमाउंट का लोन है वहीं पे हम सिंडिकेशन ऑफ लोन जो है अप्लाई करते हैं। The borrower intended to avail the desired amount of loan gives a mandate to one bank called lead bank। जैसे हमने बोला ना, एक बैंक लीडर बैंक के तौर पे काम करता है जो सारा काम करेगा। अब ये जो आपका बिल्डर आया, मान लीजिए उसने बोला 5,000 का लोन चाहिए, एक मान लीजिए एसबीआई को बोला, ठीक है, तो एसबीआई लीड बैंक है। तो एसबीआई ने देखा कि चलो प्रपोजल तो अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा खतरा मैं अकेले नहीं ले सकता, तो 2-4 बैंकों को और लेके आएगा। तो इसमें जो बोरोवर है वो सभी से ज्यादा बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ एसबीआई से बात कर रहा है। एसबीआई उसके बिहाफ पे सारे काम कर देगा, बदले में वो अपना सर्विस चार्ज थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेगा एज कम्पेयर टू अदर बैंक। तो इसमें बोरोवर क्या करेगा, उसको लोन चाहिए, वो बैंक के पास जाएगा जिसको हम लोग लीड बैंक बोल रहे हैं, टू अरेंज फॉर सैंक्शन फॉर टोटल अमाउंट ऑन इट्स बिहाफ। तो वो एसबीआई को जाके बोलेगा लीड बैंक को कि मेरे लिए इतना 5,000 करोड़ लोन सेक्शन कराने का इंतजाम आप करा दीजिए। द लीड बैंक अप्रोच वेरियस बैंक विद द डिटेल्स। एसबीआई को उसने, बिल्डर ने अपनी डिटेल्स दी, एसबीआई अलग अलग बैंकों के पास जाएगा, उनको बताएगा। दिस बैंक अप्रेज द प्रपोजल। तो वो जो बैंक है, बाकी के बैंक, जैसे मान लीजिए एसबीआई चला गया पीएनबी के पास, बीओबी के पास, ठीक है, यूनियन बैंक के पास, तो वो सारे प्रपोजल चेक करेंगे कि किस टाइप का बिल्डर है, उनकी खुद की क्या पॉलिसीज है, बैंकों का अपना रिस्क एपेटाइट क्या है, मतलब वो कितना रिस्क ले सकते हैं, और उस हिसाब से बैंक अपना डिसीजन लेते हैं। द लीड बैंक डज द लेसन वर्क। जो तालमेल बैठाना आपस में, या जो टर्म्स कंडीशन है सैंक्शन की, वो सारा काम लीड बैंक का रहता है। मे बी एग्रीड इन ए मीटिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक अरेंज बाय द लीड बैंक। तो लीड बैंक एक मीटिंग भी अरेंज कराता है जहाँ पे बोरोवर रहेगा और बाकी के जो बैंक है वो सभी रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या टर्म्स कंडीशंस है, और वो सारा काम जो है डिसाइड कर लिया जाता है कि क्या लोन की टर्म्स कंडीशंस क्या रहेगी। नॉर्मली द लीड बैंक चार्ज सिंडिकेशन फी फ्रॉम द बोरोवर। तो बोरोवर से वो सिंडिकेशन फी, जैसे मैंने बोला ना कि वही सारा काम कर रहा है, वही सभी बैंकों से बात कर रहा है, वही मीटिंग अरेंज करा रहा है, तो लीड बैंक को कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो इसलिए जो आपका लीड बैंक है एसबीआई हमारे एग्जाम्पल में, वो सिंडिकेशन फी जो है बोरोवर से चार्ज करते हैं, वही है सिंडिकेशन ऑफ लोन, ठीक है। तो ये भी 1 नंबर का पूछा गया था, बहुत सिंपल है। बड़े अमाउंट का लोन 2-4 बैंक मिलकर अगर देंगे उसी को सिंडिकेशन बोला जाएगा। इसमें एक लीड बैंक है जिसके पास कस्टमर जाके अप्रोच करेगा, और वही लीड बैंक 2-4 बैंकों को ढूंढेगा कि इतना 5,000 का लोन देना, अगर आप इंटरेस्टेड है तो बताइए। बाकी बैंक अपना प्रपोजल चेक करेंगे, प्राइस करेंगे, और फिर अपनी पॉलिसीज और इसको देख के जो फाइनल डिसीजन देंगे, और फिर लीड बैंक जो है मीटिंग अरेंज कराएगा, और जो टर्म्स कंडीशन है सेक्शन की वो सभी डिस्कस की जाएगी। और क्योंकि एसबीआई यानी लीड बैंक इतना सारा काम कर रहा है, तो वो अपनी सिंडिकेशन फी भी जो है चार्ज करता है बोरोवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यू डेट। वैल्यू डेट क्या होता है? वैल्यू डेट इज अ डेट ऑन विच एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक प्लेस। मान लीजिए आप यूएसए घूमने जा रहे हैं, ठीक है, अब यूएसए में अगर आप रुपीस दोगे तो वहां पे तो रुपीस नहीं चलेगा, तो आपको डॉलर चाहिए होगा। तो आप बैंक गए और आपने बोला कि मेरे को अगले महीने जो है डॉलर खरीदने हैं, और मैं मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का बोला कि मेरे को 1 लाख के लिए डॉलर चाहिए, ठीक है, ऐसा आपने बैंक से बोला। आप अगले महीने चले गए, मान लीजिए 5 तारीख को, जिस डे पे आपको बैंक डॉलर दे देगा, आप उसको रुपए दोगे बैंक को, और बैंक बदले में आपको उतने, जितना भी मान लीजिए 1 डॉलर की वैल्यू है 80 रुपए, उस हिसाब से आप बैंक को पैसा दोगे और बैंक आपको डॉलर दे देगा। तो जिस दिन ये ट्रांजेक्शन होगी उसी दिन को बोलते हैं वैल्यू डेट, ठीक है। वैल्यू डेट इज अ डेट ऑन विच एक्सचेंज ऑफ करेंसी। तो जिस दिन आपने बैंक को रुपीस दिया और बैंक ने आपको डॉलर दिया, तो जिस दिन ऐसा काम हुआ उसी दिन को बोला जाएगा वैल्यू डेट, यानी एग्जैक्ट जो सेटलमेंट डेट है वही आपका वैल्यू डेट होता है। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट वी हैव द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। तो इसी वैल्यू डेट के कंसेप्ट पे हमारे पास कुछ टाइप के फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जैसे कैश, टर्म, स्पॉट। टर्म के ऊपर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कैश, या इसको आप रेडी रेट भी बोल सकते हैं, सेकंड आता है टर्म, और तीसरा आता है आपका स्पॉट रेट। ऐसे हमारा और भी होता है, जैसे फॉरवर्ड रेट, ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ फॉरवर्ड रेट। तो ये 3-4 टाइप के रेट होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैश रेट क्या होता है? इट इज अ रेट व्हेन एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस ऑन डेट ऑफ डील। अगर आपकी जो करेंसी एक्सचेंज है, जिस दिन आपने डील की और उसी दिन आपका करेंसी एक्सचेंज है, तो वो आपका होगा कैश रेट। टर्म, व्हेन एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक प्लेस ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। अगर मान लीजिए आज आपने बात की और कल आपका एक्सचेंज हो रहा है करेंसीज का, तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे अगर आपका एक्सचेंज होगा करेंसीज को, तो उसको बोला जाएगा टर्म। ऐसे आता है स्पॉट, व्हेन एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक प्लेस ऑन सेकंड वर्किंग डे। तो जिस दिन आपने डील की उसके सेकंड वर्किंग डे पे अगर आपका एक्सचेंज ऑफ करेंसीज होगा, तो उसको बोला जाएगा स्पॉट। ऐसे एक होता है फॉरवर्ड रेट। तो स्पॉट के बाद से कोई भी जो डेट है वो फॉरवर्ड होगा, जैसे मान लीजिए 3rd डेट, 4th डेट, ऐसे n नंबर ऑफ डेज। तो कभी भी आप 2 दिन
तक अगर आप अपना, जैसे मान लीजिए आज आपने डील किया और 2 दिन बाद अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसीज का, तो उसको बोला जाएगा स्पॉट। स्पॉट के बाद से जो अगला डेट है वो होता है आपका फॉरवर्ड रेट, ठीक है। तो जैसे आपका स्पॉट डेट क्या होता है 2 डेज का, तो 3 दिन, मान लीजिए आज आपने डील किया और 3 दिन बाद आपका करेंसी का एक्सचेंज होगा तो उसको बोला जाएगा फॉरवर्ड रेट। 4 दिन बाद होगा तो उसको बोला जाएगा फॉरवर्ड रेट। 5 दिन बाद फॉरवर्ड रेट। ऐसे आप कितने भी दिन जोड़ लीजिए, मिनिमम 3 दिन से शुरू होता है आपका फॉरवर्ड रेट, 2 दिन तक रहता है आपका स्पॉट रेट, ठीक है। कैश मतलब आज, टॉम मतलब कल, स्पॉट मतलब परसों, फॉरवर्ड मतलब परसों से अगले जितने भी दिन होंगे वो सारे फॉरवर्ड रेट होते हैं। तो कैश मतलब आपने आज डील की और आज ही आपका करेंसी का एक्सचेंज हो गया। डील मतलब बातचीत करना, बैंकों के साथ पूछना क्या रेट है कैसा है, और कोई पेपर पे साइन इन कर लेना, तो उसको बोलते हैं डील। तो डील आपने आज की और एक्सचेंज ऑफ करेंसीज भी आज ही कर ली, उसको बोला जाएगा कैश है रेडी। टॉम मतलब डील तो आप आज करके आए और आपने बोला कि कल हम करेंसीज को एक्सचेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा टॉम। स्पॉट का मतलब क्या है कि आपने आज डील कर ली और 2 दिन बाद जाके आप बोलोगे कि हम करेंसीज को सेकेंड वर्किंग डे में एक्सचेंज करेंगे आफ्टर 2 डेज, तो वो होता है हमारा स्पॉट। फॉरवर्ड रेट क्या होता है कि 2 दिन के बाद से कभी भी आप जाके करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा फॉरवर्ड रेट। ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज कॉलेबिलिटी एंड पुटेबिलिटी ऑप्शंस। तो बॉन्ड में कॉलेबिलिटी और पुटेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बॉन्ड में 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक आपका कॉलेबिलिटी और दूसरा होता है पुटेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सम बॉन्ड्स गिव द इश्यूअर। इश्यूअर कौन होता है, जिसने बॉन्ड इशू किया। मान लीजिए कंपनी एबीसी है जिसने बॉन्ड इशू किया, पर बॉन्ड का फायदा क्या होता है, कंपनीज को पैसा चाहिए तो वो शेयर इशू कर सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है, ठीक है। अगर वो शेयर इशू करेगी तो जितने भी लोगों ने उसके शेयर खरीदे तो वो उतने % कंपनी के मालिक बन जाएंगे। मान लीजिए उसने 10% शेयर बेचे मार्केट में, तो 10% जो लोग हैं वो मार्केट में जिन्होंने उसके शेयर्स खरीदे, ये होता है शेयर में। बॉन्ड क्या है, अगर कंपनी ने एक बॉन्ड दिया, बॉन्ड एक तरीके का बॉन्ड डिवेंचर एक ही चीज है, इसमें आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। कंपनी ने बोला 100 रुपए का बॉन्ड है और आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो चाहे कंपनी अच्छी जाए या खराब जाए आपको 8% मिलेगा। लेकिन शेयर के केस में ऐसा नहीं, अगर आप आगे जाओगे तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर आपकी कंपनी डाउन जाएगी तो आपके शेयर की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। तो बॉन्ड में क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट रेट फिक्स है, अब कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है या बिल्कुल डूबने की कगार पे, दोनों ही केस में आपको 8% ही मिलेगा, वो होता है आपका बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड इश्यूर कौन है, वो कंपनी जिसने बॉन्ड आपको इशू किया। कंपनी ने बॉन्ड दिया है, बॉन्ड को आप एक कागज का टुकड़ा पेपर समझ सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हमारा एक बॉन्ड 100 रुपए का है, उस पर 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा, 1 साल उसका मेच्योरिटी है, वो है आपका बॉन्ड। और 100 रुपए का था तो आपने एक बॉन्ड के लिए कंपनी को 100 रुपए दे दिए, बदले में कंपनी ने आपको एक बॉन्ड दे दिया 100 रुपए का। तो कंपनी कौन है, कंपनी है बॉन्ड इश्यूअर, जिसने कि आपके लिए बॉन्ड इशू किया, ठीक है। तो कॉलेबिलिटी क्या होता है कि सम बॉन्ड, बॉन्ड में क्या रहता है, सम बॉन्ड गिव द इश्यूअर। तो जिसने, हमारे एग्जाम्पल में एबीसी कंपनी थी ना, तो एबीसी कंपनी को ये ऑप्शन मिलेगा, क्या ऑप्शन मिलेगा, द राइट टू रिपे द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑन कॉल डेट्स। मान लीजिए उसका मैच्योरिटी डेट है 1 साल बाद, लेकिन अगर वो बॉन्ड कॉलेबिलिटी वाला बॉन्ड है तो उसमें जो बॉन्ड इश्यूअर है वो उनकी पेमेंट 1 साल से पहले भी कर सकता है, वही आपका कॉलेबिलिटी। दिस इज नॉन एज कॉल ऑप्शन एंड सच बॉन्ड एज रेफर्ड एज। तो ये जो ऑप्शन है, इसको ऑप्शन को बोला जाएगा कॉल ऑप्शन और इस बॉन्ड को बोला जाएगा कॉलेबल बॉन्ड। मोस्ट कॉलेबल बॉन्ड अलाउ द इश्यूअर, तो जो इश्यूअर है जिस कंपनी ने बॉन्ड इशू किया उनको अलाउ करते हैं टू रिपे द बॉन्ड एट पार। बॉन्ड एट पार मतलब बॉन्ड का जो प्राइस है, मान लीजिए बॉन्ड है 100 रुपए का, तो वो उसका मान लीजिए मैच्योरिटी डेट है 1 साल, तो 1 साल से पहले वो चाहे तो जो पार प्राइस है 100 रुपए में ही दे सकते हैं। विद सम बॉन्ड, कुछ बॉन्ड क्या है, द इश्यूअर हैज टू पे अ प्रीमियम, सो कॉल्ड कॉल प्रीमियम। तो कुछ बॉन्ड क्या कर सकते हैं, बॉन्ड इश्यूअर क्या कर सकते हैं कि प्रीमियम, मतलब मान लीजिए बॉन्ड की कीमत है 100 रुपए और वो आपको 105 रुपए पे कर रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम पे आपको पेमेंट दे रहे हैं। तो किसी भी टाइप का बॉन्ड हो सकता है। कॉलेबिलिटी में एक्जैक्टली क्या है कि जो कंपनी है बॉन्ड इशू, मान लीजिए उसके पास कहीं से पैसे आ गए, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो जब आप प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रहे हो तो आप क्यों लंबे टाइम तक बॉन्ड क्या है, एक टाइप का लोन ही तो है ना, तो आप लंबे टाइम तक क्यों उस लोन को अपने पास रखोगे। तो अगर आपके पास कॉलेबल वाला बॉन्ड है तो आप क्या कर सकते हो कि जो मैच्योरिटी डेट है 1 साल बाद, उससे पहले ही आप अपने बॉन्ड को रिडीम करा सकते हो, सॉरी जो बॉन्ड की पेमेंट कर सकते हो। किसको, जो बॉन्ड होल्डर, जैसे मान लीजिए मैंने, आपने बॉन्ड लिया कंपनी का, तो कंपनी हमारा पैसा हमें 1 साल से पहले दे देगी, और हम कंपनी को ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं हमें आपने 8% इंटरेस्ट देना है, वो पूरे साल के लिए देना है क्योंकि हमें पूरे साल का मैच्योरिटी डेट है। हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वो कॉलेबल बॉन्ड है और ये मैच्योरिटी डेट से पहले कंपनी हमें अपना पेमेंट दे के जा सकती है, वही होता है कॉलेबिलिटी। सेकेंड आता है पुटेबिलिटी। ये क्या होता है, जैसे अलग अलग टाइप की वैरायटीज की चीजें होती है ना, ऐसी बॉन्ड की वैरायटी है। जैसे आप लोग कपड़े खरीदते हैं, कोई नीला रंग, पीला रंग, ऐसे अलग अलग रंग के कपड़े, अलग अलग क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं, कुछ आपको कॉटन के कपड़े मिलेंगे, कुछ सिल्क के कपड़े मिलेंगे ना, सेम ऐसी बॉन्ड में भी होता है। जैसे बॉन्ड है, बॉन्ड की भी खासियत होती है, उनके फीचर्स होते हैं। कॉलेबिलिटी का क्या फीचर, कॉलेबिलिटी फीचर वाले बॉन्ड में क्या होता है कि जो बॉन्ड इश्यूअर है वो क्या कर सकता है, बॉन्ड इश्यूअर जो है बॉन्ड का पेमेंट टाइम से पहले कर सकता है, उस फीचर को बोला जाता है कॉलेबिलिटी, और उस ऑप्शन को बोला जाता है कॉल ऑप्शन। ऐसे एक होता है पुटेबिलिटी। ये क्या होता है, सम बॉन्ड गिव द होल्डर द राइट टू फोर्स द इश्यूअर। तो पुटेबिलिटी में क्या होगा कि कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जिसमें
जो बॉन्ड होल्डर है, मान लीजिए मैंने एक बॉन्ड लिया, ठीक है, या आपने एक बॉन्ड लिया, तो मैंने एक बॉन्ड लिया, तो मान लीजिए मिस्टर ए ने एक बॉन्ड लिया है। जो ए है वो क्या कर सकता है, उसने एबीसी कंपनी का बॉन्ड लिया हुआ है, ठीक है। तो जो बॉन्ड होल्डर है, जिसके पास बॉन्ड है, या मान लीजिए मेरे पास बॉन्ड है, तो मैं कंपनी को फोर्स कर सकती हूँ कि मेरा पैसा टाइम से पहले दे दो, उसी को बोला जाएगा पोर्टेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे लाइन पढ़ते हैं, सम बॉन्ड्स गिव द होल्डर, होल्डर मतलब जो बॉन्ड होल्डर है उसको राइट मिल रहा है टू फोर्स द इश्यूअर, कि मैं अपनी कंपनी को, जिसने मेरे को बॉन्ड दिया है, उसको मैं, एबीसी कंपनी ना हमारे एग्जाम्पल में, तो मैं एबीसी को बोल सकती हूँ टू रीपे द बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी। मान लीजिए 1 साल बाद वो मेच्योर होना है, तो मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, मुझे पहले टाइम से पहले पैसा दे दो, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। ऑन पुट डेट्स, दिस इज कॉल्ड पुट ऑप्शन एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पुटेबल बॉन्ड। तो इसमें क्या हो रहा है कि बॉन्ड होल्डर को पावर दी जा रही है कि वो बॉन्ड इश्यूर को बोल सकता है कि मेरा पैसा मैच्योरिटी डेट से पहले पे कर दो, ठीक है। इस तरह से वो फोर्स कर सकता है, कौन, बॉन्ड होल्डर, किसको, बॉन्ड इश्यूर को, कंपनी को फोर्स कर सकता है। वही है पोर्टेबिलिटी। कॉलेबिलिटी में किसको राइट मिलता है, कंपनी को मिलता है या इश्यूर को मिलता है जिसने बॉन्ड इश्यू किया, और पोर्टेबिलिटी में किसको राइट मिलता है, इसमें होल्डर जिसने बॉन्ड खरीदा है उसको राइट मिलता है, ठीक है। तो पोर्टेबिलिटी बॉन्ड में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने बॉन्ड खरीदे या आपने खरीदे, तो आप कंपनी को बोल सकते हो कि 1 साल बाद हमें पहले से पैसा दे दो, टाइम से पहले, मतलब मैच्योरिटी से पहले हमें पैसा चाहिए, अपना पैसा। मान लीजिए अपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, तो आप बोलते हो टाइम से पहले मेरे को 100 रुपए वापस कर दो, मेरे बॉन्ड के पैसे मेरे को वापस कर दो, तो आप कंपनी को फोर्स कर सकते हैं। इस टाइप का बॉन्ड को बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। कॉलेबिलिटी में जो कंपनी है वो आपको टाइम से पहले आपका पैसा दे देगी, खुद से दे देगी, उसके पास राइट है, मान लीजिए उसके पास पैसे आए तो वो दे सकती है, कंपनी के पास राइट है, तो कंपनी के राइट को बोला जाएगा कॉल ऑप्शन, और उस बॉन्ड को बोला जाएगा कॉलेबल बॉन्ड। सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है। कॉलेबिलिटी मतलब कंपनी के पास राइट है कि बॉन्ड को टाइम से पहले रीपे कर दे। पोर्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड होल्डर जो है उसके पास राइट है कि वो कंपनी को बोल सकता है मुझे टाइम से पहले पैसा देके जाओ, वो है हमारा पोर्टेबिलिटी। अगला आता है आपका सिंकिंग फंड। ये भी एक नंबर का पूछा गया था। सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है, देखिए अब मान लीजिए आपको फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है जिसके लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, ठीक है, और आप क्या करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ बच्चों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्या है, उनको बाइसाइकिल खरीदनी है, कोई गेम खरीदनी है, कोई वीडियो गेम खरीदनी है, तो वो अपने बॉक्स में थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं, क्योंकि मान लीजिए कहीं से 10 रुपये मिले, कहीं से 50 रुपये मिले, किसी में मान लो उसको 100 रुपये दिए, तो सबको अपने बॉक्स में जमा करते हैं। और जब वो एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा, मान लीजिए उनकी वीडियो गेम की कीमत है 5,000 रुपये, तो मान लीजिए 1-1.5 साल में उस बच्चे ने 5,000 जमा किए और वो वीडियो गेम अपने उसने अपना खरीद लिया, तो उसने जो ये प्रोसेस किया इसी को बोलते हैं सिंकिंग फंड। मतलब किसी बड़े, उस बच्चे के लिए तो 5,000 बहुत बड़ा खर्चा है ना। ऐसे अगर हम अपनी बात करें तो हमें अपने लाइफ के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े जो खर्चे हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना पड़ता है। तो वही हमारा सिंकिंग फंड, मतलब हम थोड़ा थोड़ा पैसा इसलिए जमा करते हैं ताकि फ्यूचर में जो हमारा बड़ा लाइबिलिटी है उसको हम पे कर सकें। जैसे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री में आपने एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत मान लीजिए 1 करोड़ है, ये एक बड़ा अमाउंट है, और आपको मालूम है कि मशीन की जो लाइफ है वो 5 साल है, 5 साल के बाद ये मशीन खराब हो जाएगी, इसको मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, तो आपको फिर 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या कर रहे हैं, हर साल 20-20 लाख रुपए जमा कर रहे हैं कि 20 लाख इस साल किया, 20 लाख अगले साल, ऐसे 5 लाख 5 साल में आपके पास 100 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, और फिर आप अपनी मशीन आसानी से खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपने एक्टिविटी की है, हर साल 20-20 लाख रुपए जोड़ना, इसी फंड को बोला जाता है सिंकिंग फंड। ठीक है, तो एक चीज को मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको बता दिया। व्हेन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड एट स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, जब हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, जैसे हमारे एग्जांपल में हमें 1 करोड़ चाहिए ताकि हम मशीन खरीद सके, एट ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, कब, 5 साल बाद। इट इज गुड प्रैक्टिस टू अक्यूमुलेट सिस्टमैटिकली अ फंड। अब अच्छा तरीका क्या है, 5 साल बाद अचानक से आप कहीं चले जाओगे केबीसी में और आपको 5 करोड़ मिलेंगे या 1 करोड़ मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पहले से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना पड़ेगा। वो लिखा इट इज गुड प्रैक्टिस, एक अच्छा तरीका है टू अक्यूमुलेट मतलब पैसा इकट्ठा करो, सिस्टमैटिकली मतलब सिस्टम से, अ फंड पैसे को, बाय मीन ऑफ इक्वल पीरियडिक डिपॉजिट। जैसे मैंने बोला ना कि जैसे मंथली आप जमा कर लो या ईयरली जमा कर लो, एक पैसा जो है आप जमा कर लो, सच ए फंड इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। तो उसी जमा किए हुए पैसे को बोला जाता है सिंकिंग फंड। मैंने बच्चे का भी एग्जाम्पल लिया, कंपनी के फैक्ट्री के मालिक का भी एग्जाम्पल लिया, सेम चीजें हैं, सेम चीजों को हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड। सो सिंकिंग फंड में हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं ताकि फ्यूचर में जो हमारी बड़ी लायबिलिटी उसको हम पे कर सके, वही हमारा सिंकिंग फंड। एक क्वेश्चन आपका, व्हाट इज बुलेट या बैलून रिपेमेंट। बुलेट रिपेमेंट क्या होता है, देखिए जनरली आप जो लोन लेते हैं, इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। गोल्ड लोन आपने देखा होगा ना, तो गोल्ड लोन में क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 1 साल का गोल्ड लोन लिया, तो आप क्या करते हैं, हर महीने ईएमआई कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं है। जैसे आपका 1 साल कंप्लीट है, तो आप जो गोल्ड लोन है, मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट आपका बना मान लीजिए 8%, तो 1 लाख का 8% हो गया 8,000, तो टोटल अमाउंट कितना बना, 1,08,000। तो जैसे 1 साल पूरा होगा तो आप 1,08,000 बैंक को दे देंगे और बैंक आपका गोल्ड आपको वापस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जो इंटरेस्ट की पेमेंट की है वो पूरी एक ही बार में की है, कब,
एंड ऑफ टेन्योर। टेन्योर क्या था? 1 साल का। आपने 1 साल का गोल्ड लोन लिया है और बैंक को बोला कि जो है मेरे को जो इंटरेस्ट है, मेरे को जैसे मान लीजिए 8% का सालाना इंटरेस्ट रेट लगा है गोल्ड लोन में, तो जो 8% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लगा है आपको वो हर महीने पे नहीं करना। जनरली बैंकों के लोन में क्या होता है कि हम हर महीने ईएमआई पे करते हैं, बट ईएमआई का कंसेप्ट कब होता है? जब एक बड़े अमाउंट का लोन होता है। जब छोटे मोटे अमाउंट का लोन होता है तो कस्टमर जिसको एक बार में पे कर सकते, जैसे 7,000 6,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है, कस्टमर के लिए। तो 1 लाख का जो उसने लोन लिया गोल्ड लोन, उसमें उसका साल का मान लीजिए 8% के हिसाब से 8,000 का इंटरेस्ट बना, तो 1 लाख का 8% कितना हो गया? 8,000। तो टोटल उसको कितना पैसा पे करना है? उसको 1,08,000 पे करना है। उसमें से 1,08,000 में से 1 लाख उसका प्रिंसिपल है जो कि बैंक ने उसको गोल्ड लोन दिया, प्लस 8,000 उसका क्या है? इंटरेस्ट है। इन दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा? 1,08,000 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 1,08,000 है यही होता है हमारा, मतलब 1,08,000 को हम एंड ऑफ टेन्योर में, मतलब 1 साल के एंड में हम कस्टमर को, सॉरी बैंक को कस्टमर पे करेगा और लोन क्लोज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बुलेट रीपेमेंट, मतलब पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में रिपे करना, ईएमआई का कोई सिस्टम नहीं रखना, ठीक है। तो बुलेट रिपेमेंट अंडर विच द एंटायर लोन अमाउंट इज रिपेड एट द एंड ऑफ पीरियड। तो इसमें पूरा का पूरा अमाउंट लोन का आप एक ही बार में देते हैं, ठीक है। इफ द एंटायर लोन amount is repaid at the end of period with accumulated interest, the amount can be easily calculated by the formula। तो बोल रहे हैं कि जो आपका accumulated interest है, जैसे पूरे साल का 8,000 इंटरेस्ट है, तो पूरा जोड़ के आप प्रिंसिपल जोड़ के पैसा देते हैं। If interest is paid periodically as or when applied, the last installment will be equal to loan amount and interest for that last period। तो इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि पूरा पैसा का जो इंटरेस्ट है वो जोड़ के एक ही साथ आपको लास्ट में पे करना है अलॉन्ग विद प्रिंसिपल, और वैसे आपका लोन क्लोज कर दिया जाएगा। वो आपका बुलेट मतलब पूरा इंटरेस्ट, पूरा अमाउंट आप लास्ट में एक ही बार में पे कीजिए। हर महीने का ईएमआई का कोई सिस्टम इसमें नहीं होता है। ज्यादातर आपके जो लोन होते हैं गोल्ड लोन वो आपके बुलेट रिपेमेंट वाले ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज एन्युटीज एंड इट्स टाइप। बहुत ही सिंपल आपका ये क्वेश्चन है, थ्योरी में जो है 1 नंबर का पूछा गया था। तो एन्युटीज का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे आप हर महीने क्या करते हैं? रेंट पे करते हैं, ठीक है। पीरियडिकली आपकी पेमेंट करनी है, आपको हर महीने रेंट पे करना है, तो वो एक टाइप की आपकी एन्युटीज होगी। या आप लोग ईएमआई पे करते हैं तो वो भी एक टाइप की एन्युटीज होगी। मतलब हमें सीरीज ऑफ पेमेंट जो है करनी होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वही हमारा एन्युटीज। Annuities are a series of fixed payment required from you or paid to you at specific frequency over the course of fixed period। मान लीजिए 10 साल के लिए आपने कोई लोन लिया है और आपको 10 साल तक ईएमआई पे करनी है, तो वो भी आपका एक टाइप का एन्युटीज हो गया। तो इसमें क्या होता है, हमें फिक्स पेमेंट करनी होती है या हमें फिक्स पेमेंट मिल रही होती है। जैसे मान लीजिए हमें सैलरी मिल रहा है हर महीने, तो वो भी एक टाइप की एन्युटीज होगी। फिक्स पेमेंट हमें करनी है या हमें फिक्स पेमेंट कहीं से मिल रही है, तो वो हो जाएगा हमारा एन्युटीज। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कुछ भी हो सकती है। साल में आपको एक बार पेमेंट मिल सकता है या आपको साल में एक बार पेमेंट करनी है। जैसे कोई स्कूल का, कॉलेज का फी हो गया आपको ना, कॉलेज का फी साल में आप एक बार दे रहे हैं बच्चे की, या साल में 2 बार भी हो सकता है। क्वार्टरली मतलब हर क्वार्टर भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो कई तरह से भी आप जो है एन्युटीज की पेमेंट कर सकते हैं। साल में एक बार कर दीजिए, 6 महीने में कर दीजिए, 3 महीने में कर दीजिए, हर महीने कर दीजिए। तो हर तरह की एन्युटीज एग्जिस्ट करती है। एन्युटीज 2 टाइप की होती है, एक है ऑर्डिनरी एन्युटी और दूसरा है एन्युटी ड्यूज। डिफरेंस क्या देखिए, ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होगा, पेमेंट आर रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। तो इसमें जो पेमेंट है आप ईयर के एंड में कर रहे हैं, पीरियड के एंड में अगर आप पेमेंट करेंगे तो वो है आपका ऑर्डिनरी एन्युटी। एग्जाम्पल, जैसे जो बॉन्ड है, बॉन्ड में जब आपको कूपन मिलता है, या बैंकों में आप जो एफडी कराते हैं उसमें जब आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो जब आपका, जैसे मान लीजिए क्वार्टरली इंटरेस्ट का आपने ऑप्शन लिया, तो जब क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो है ऑर्डिनरी एन्युटी। इसमें जो हमें पेमेंट मिलेगी वो पीरियड के एंड में मिलेगी, वो होता है ऑर्डिनरी एन्युटी। फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे आपने बॉन्ड लिया और उसमें आपको कूपन की पेमेंट मिल रही है और आपको 6 महीने बाद मिलेगी, तो जब 6 महीने होंगे उसके बाद ही आपको पहला कूपन पेमेंट दिया जाएगा। मान लीजिए 100 रुपये का बॉन्ड है और 8% का कूपन है, तो जब आपका ये आपका 6 महीना कंप्लीट होगा, अगर 6 महीने के बाद आपको पेमेंट मिलना है एज पर बॉन्ड टर्म्स कंडीशंस, तो आपको 6 महीने के बाद जो है आपको पहला इंटरेस्ट दिया जाएगा, पहला कूपन पे किया जाएगा। तो टेन्योर के एंड में मिला ना, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनरी एन्युटी। एन्युटी ड्यू मतलब स्टार्टिंग में, स्टार्ट हुआ नहीं है, पहले से आपको पैसा मांगा जाएगा। जैसे आप लोग कई बार रेंट के लिए घर पूछते हो ना, तो क्या बोलता है मकान मालिक कि पहले किराया दो एडवांस में, फिर जो है घर लेना, और हर महीने का मंथ के फर्स्ट में मेरे को एडवांस में पैसा चाहिए, तो वो एन्युटी ड्यू है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेमेंट आर रिक्वायर्ड एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो जो भी टाइम शुरू हो रहा है उसकी स्टार्टिंग में हमें पेमेंट करनी है। रेंट इज एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी। तो हम जो रेंट पे करते हैं ना, वो आपके एन्युटी ड्यू का एग्जाम्पल हो गया। यू आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू पे रेंट व्हेन यू फर्स्ट मूव एट द बिगनिंग। तो बोल रहा है कि जब आप कहीं जाते हैं तो स्टार्टिंग में आप रेंट पे करते हैं, एंड देन ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ देयर आफ्टर। पहले मंथ आपने रेंट पे किया और हर महीने की पहली तारीख को आप रेंट पे करते हैं, तो वो आपके एन्युटी ड्यू का एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा। ठीक है, एन्युटीज मतलब हम जो फिक्स पेमेंट कर रहे हैं, हमें से कहीं से फिक्स पेमेंट मिल रही है, तो उसी को एन्युटीज बोला जाता है। 2 टाइप का, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होगा कि जो पेमेंट है हमें स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी, सॉरी पेमेंट जो है
पीरियड के एंड में अगर हमें करनी है तो वो हमारा हो जाएगा ऑर्डिनरी एन्युटी। जैसे आपका मोबाइल होता है ना पोस्ट पेड, जिसमें आप पूरा महीने खर्च करते हैं उसके बाद आप पे करते हैं, वो भी एक टाइप का ऑर्डिनरी एन्युटी हो जाएगा। या इलेक्ट्रिसिटी, आप पूरा महीना खर्चा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद आप बिल पेमेंट करते हैं, या जो है ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। एन्युटी ड्यू का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आप सिलेंडर भरवाते हैं तो पहले आपको पैसा देना तभी आप सिलेंडर भरा जाएगा। तो एन्युटी ड्यू में क्या होगा, पहले पेमेंट दी जाएगी और उसके बाद जो है पेमेंट आपकी बिगनिंग में आपको करनी होगी, फिर आप उस सर्विस को यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पे रेंट के लिए जा रहे हो, तो जिसके घर आप रेंट के लिए जा रहे हो वो बोल रहा है कि मुझे पहले से महीने का किराया एडवांस में दो, पहले मुझे पैसा दो, तो आप पेमेंट स्टार्टिंग में कर रहे हैं ना, तो वो जगह आपका एन्युटी ड्यू। तो महीने की स्टार्टिंग में आप हमेशा पेमेंट करोगे, वो होगा एन्युटी ड्यू, और महीने के एंड में अगर आप पेमेंट करोगे तो वो होगा आपका ऑर्डिनरी एन्युटी। एक क्वेश्चन ये भी था, व्हाट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट, क्या ये क्या होता है। देखिए बैक एंड इंटरेस्ट रेट जो बैंकों में यूज होता है ना वो ये वाला है। बैंक जो इंटरेस्ट रेट यूज करते हैं वो बैक एंड इंटरेस्ट रेट। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, फ्रंट एंड में क्या होगा, मान लीजिए आपने बैंक से 1 लाख का लोन लिया, ठीक है, और मान लीजिए आपने 1 साल के लिए लोन लिया और इसका इंटरेस्ट रेट है साल का 8%, ठीक है। तो 1 लाख का इंटरेस्ट आपने लिया है 1 साल के लिए और इंटरेस्ट आपका 8%। तो अगर आप फ्रंट एंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, 1 लाख का 8% कितना बना, 1 लाख का 8% बना 8,000, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, आपको 1 लाख का लोन सैंक्शन कर देगा, फिर 8,000 का जो इंटरेस्ट है उसको पहले ही बैंक आपका डेबिट कर लेगा, पहले इंटरेस्ट का अमाउंट काट लेगा। कितना बचा, 1 लाख में से 8,000 इंटरेस्ट का, तो बचा यहाँ पे 92,000। तो आपको जो डिस्बर्समेंट करेगा बैंक करेगा 92,000 की। ये होता है फ्रंट एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको फ्रंट मतलब स्टार्टिंग में ही आपसे इंटरेस्ट मांग लिया जाएगा और फिर जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आपको डिस्पर्स कर दिया जाएगा एज ए लोन, वो है आपका फ्रंट एंड। क्या बैंकों में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए बैंक ने किसी को हाउसिंग लोन दिया 50 लाख का, ठीक है, और 50 लाख का मान लीजिए 10% का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, और 10% के हिसाब से अगर हम लोग उसका देखें तो ये आता है 5 लाख इंटरेस्ट साल का, ठीक है। और मान लीजिए आपने 50 लाख का हाउसिंग लोन सिर्फ एक ही साल के लिए लिया, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 50 लाख का आपका 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख इंटरेस्ट हो गया। तो क्या जब बैंक मान लीजिए, वैसे तो बैंक हाउसिंग लोन 20 साल 25 साल के लिए देता है, बट एज्यूम कीजिए कि वो एक ही साल का हाउसिंग लोन है, तो क्या बैंक 50 लाख में से 5 लाख इंटरेस्ट का पहले काट लेगा और आपको सिर्फ 45 लाख ही डिस्पर्स करेगा, क्या ऐसा होता है, नहीं। बैंक क्या करता है, जो भी लोन अमाउंट है वो पूरा डिस्पर्स कर देता है, फिर उसमें से जो इंटरेस्ट बनता है हर महीने आपसे ईएमआई या जिस टाइप का वो लोन है उसमें आपको उस तरह से रिकवर करता है। तो बैंकों में जो रूल होता है वो होता है बैक एंड। यहाँ पे क्या होगा, जो भी लोन आपको सैंक्शन किया गया वो पूरा का पूरा डिस्पर्स कर दिया जाएगा और जो इंटरेस्ट है वो बैंक हर महीने अपना ईएमआई के फॉर्म में रिकवर करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रंट एंड में इंटरेस्ट पूरा पहले से रिकवर कर रहा है, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो डिस्पर्स किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरा लोन डिस्पर्स किया जा रहा है और जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बैंक अपना रिकवर करते जा रहा है, वही आपका फ्रंट एंड। अगर स्टार्टिंग में एडवांस में इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी जाएगी वो है फ्रंट एंड, इसमें एडवांस में इंटरेस्ट रिकवर कर लिया जाता है और बैलेंस अमाउंट जो है कस्टमर को डिस्पर्स कर दिया जाता है। बैक एंड में ऐसा नहीं है, बैक एंड में पूरा अमाउंट डिस्पर्स कर देंगे लोन का, प्लस इंटरेस्ट बैंक महीने महीने अपना जैसा भी है वैसे रिकवर करता रहता है। वही चीज यहाँ लिखिए। फ्रंट एंड में क्या है, इफ इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट एंड ओनली द नेट अमाउंट इज डिस्पर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हमने 1 लाख दिया था ना, तो प्रिंसिपल था 1 लाख का, तो इसमें से अपना इंटरेस्ट जो 8,000 बना उसको पहले डिडक्ट कर लिया और जो नेट अमाउंट जो बैलेंस अमाउंट बना बचा 92,000 वो कस्टमर को डिस्पर्स कर दिया गया। इसको बोलते हैं फ्रंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पहले से डिस्पर्स कर लिया जा रहा है, सॉरी डिडक्ट कर लिया जा रहा है और बैलेंस अमाउंट डिडक्ट किया जा रहा है, डिस्पर्स किया जा रहा है, सॉरी इंटरेस्ट पहले से डिडक्ट कर लिया जा रहा है, जो बैलेंस अमाउंट है वो डिस्पर्स कर दिया जा रहा है, तो वो आपका फ्रंट एंड। बैक एंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि जो नॉर्मल प्रैक्टिस बैंकों का वो बैक एंड ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो पूरा लोन अमाउंट है डिस्पर्स कर दिया जाएगा और इंटरेस्ट बैंक अपना महीने क्वार्टरली जिस हिसाब से एग्रीमेंट है उस हिसाब से अपना रिकवर कर लेगा, वो है आपका बैक एंड सिस्टम, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन इसमें ओके। इसके साथ ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट सीरीज जो है कंप्लीट करते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया कि अकाउंटिंग के ऊपर मैंने आपकी बहुत सारी 30 से 32 तक की जो वीडियोस आपके एमसीक्यू की वो सारा कुछ आपके अकाउंटिंग को ही, न्यूमेरिकल्स पोर्शन को ही कवर कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि मई में जो एग्जाम पूछा गया था उसमें काफी सारा थ्योरी था, 80 to 85% क्वेश्चन थ्योरी था। तो इसीलिए मैं जितनी भी आपकी ये 4-5 जो वीडियोस बना रही हूँ वो सारा उसमें मैंने आपकी पूरी जो बुक की थ्योरी है वो सारा इसी में कवर किया, ठीक है। तो आपको जो इसकी पीडीएफ है वो आपको 2 हैंड्स की यहाँ पे मिल जाएंगी, जिसमें सारा कुछ आपको थ्योरी वाला जो पोर्शन है जिसमें आई थिंक 170-180 के आसपास क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। और बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिलेंगे, वो आपको वीडियोस ही देखनी पड़ेंगी तभी आप न्यूमेरिकल पोर्शन को समझ पाओगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की अगर आपको सिर्फ मैंने पीडीएफ अवेलेबल करा दी तो आप लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से हमें करना है। तो डायरेक्ट आप लोग वीडियो देखिए एमसीक्यू
की जो वीडियोस है न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग की, और उससे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। इसके साथ ये वाला पार्ट आपका होगा कंप्लीट। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।